अब हम इसमें से जो सबसे आम व सबसे प्रसिद्ध प्रक्रिया है उसको बहुत विस्तार में देखेंगे। उस प्रक्रिया को हम आयात निर्यात के नाम से जानते हैं। अब आयात निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने का सबसे पसंदीदा या प्रसिद्ध या आम तरीका है। हालांकि आयात निर्यात की प्रक्रिया बहुत लंबी व जटिल होती है, फिर भी आयात निर्यात निवेशकों या व्यवसायियों में बहुत प्रसिद्ध पाया जाता है। तो आइए आयात निर्यात से जुड़े हुए प्रमुख प्रक्रियाओं की बात करें। इसमें हम पहले निर्यात की प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे और फिर हम आयात प्रक्रियाओं पर आएंगे। निर्यात प्रक्रियाओं की शुरुआत होती है पूछताछ करने व निर्ख भेजने से। अर्थात मान लीजिए मैं एक निर्यातक हूं, मेरा काम तब शुरू होगा जब कोई उपभोक्ता यानी आयातक किसी अन्य देश से मेरे उत्पादों के बारे में पूछताछ यानी इंक्वायरी करेगा। जब कोई इच्छुक उपभोक्ता मेरे जैसे उत्पादों को खरीदना चाहता है तो वह ऐसे अनेक फर्मों से पूछताछ करते हैं। तो जब मेरे पास ऐसी इंक्वायरी आएगी तो मैं उन्हें अपने उत्पादों की सभी जानकारी भेजूंगा, जिसे पढ़कर दूसरे चरण में जो उपभोक्ता है वो आदेश प्रदान करेंगे। तो मुझे एक निर्यातक के तौर पर वस्तुओं के निर्यात का आदेश प्राप्त होगा। अब जब मेरे पास आदेश पत्र है, यानी मुझे पता है कि एक उपभोक्ता है किसी देश में जो मेरे उत्पाद खरीदना चाहते हैं, तो अब मुझे उनके उत्पादन की तैयारी करनी है। इसके लिए हम पहले तो यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं हम उत्पादन कर दें और वह आयातक हमें धोखा दे जाए तो हमारा नुकसान जो है उसकी भरपाई कैसे होगी। इसके लिए हम उस आयातक के साख की जांच करेंगे और उस आयातक से एक गारंटी पत्र प्राप्त करेंगे जो कि वह आयातक अपने वहां किसी बैंक से बनाकर हमें देगा, जहां पर उस आयातक का बैंक हमें यह गारंटी देगा कि हमारे उत्पादों के मूल्य का भुगतान हमें उनकी तरफ से मिल जाएगा। इसके पश्चात यदि हमें गारंटी पत्र मिल गया यानी हम भुगतान के लिए सुनिश्चित हो गए, तो अब चौथे चरण में हम निर्यात की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यदि हम पहली बार निर्यात कर रहे हैं तो हमें निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके लिए पहले तो हमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी भी बैंक में एक खाता खुलवाना होगा। फिर हमें विदेशी व्यापार महानिदेशालय अथवा क्षेत्रीय आयात निर्यात लाइसेंसिंग प्राधिकरण से आयात निर्यात कोड नंबर प्राप्त करना होगा। इसके पश्चात एक उपयुक्त निर्यात संवर्धन परिषद के यहां पंजीयन कराना होगा। दरअसल हमारे देश में अनेक तरह तरह के उत्पादों व उनसे जुड़े हुए निर्यात के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग संगठन या परिषद बने हुए हैं। यह अनिवार्य माना जाता है कि कोई भी निर्यातक अपने क्षेत्र से जुड़े हुए उपयुक्त परिषद के पास पंजीकरण करवाए। इसके पश्चात जब एक बार ये सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं, तो हमें अपने उत्पादन के माल को तैयार करने के लिए पहले वित्त प्राप्त करना होगा। यदि हमारे पास वित्त नहीं है तो वित्त का प्रबंधन हो जाने के बाद हम वस्तुओं का उत्पादन शुरू करेंगे। वस्तुओं का उत्पादन हो जाने के बाद हम जिस जहाज या जिस बंदरगाह पर जिस जहाज के माध्यम से अपने सामान या उत्पाद को भेजना चाहते हैं वहां पर जहाज के लदान का परीक्षण किया जाएगा। फिर हमें उत्पादन शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके पश्चात बंदरगाह पर जो स्थान जहां पर हमारा जहाज होगा और जहां से हमारे उत्पाद या हमारी वस्तुएं निकलकर अन्य देश में जाएंगी, वहां से एक पत्र हमें प्राप्त करना होता है जिसे हम उद्गम प्रमाण पत्र कहते हैं। इसकी आवश्यकता दरअसल कई देशों में की जाती है। कई देशों के आयातक वहां मिलने वाली विशेष सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए निर्यातक से यह अनुरोध करते हैं कि वह एक उद्गम प्रमाण पत्र दे जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि वह वस्तुएं किस देश के किस बंदरगाह से उद्गमित हुई है। इसके पश्चात जहाज में यदि हमारा स्वयं का जहाज नहीं है, जो कि सामान्यतः नहीं होता, तो एक ही जहाज में अनेक फर्मों का सामान जाता है। हमें अपने फर्म के उत्पादों के लिए जहाज में स्थान आरक्षित करना होगा। स्थान आरक्षित करने के बाद जब हम इस बात को सुनिश्चित कर चुके हैं
कि हमारे पास एक बंदरगाह के एक जहाज का स्थान सुनिश्चित है, तब हम अपने माल को पैकिंग करना शुरू करेंगे। उसके बाद उसे उस बंदरगाह के जहाज तक भेजेंगे। इसके पश्चात वस्तुओं को भेजने से पहले उनका बीमा भी करवाया जाता है, क्योंकि कई बार समुद्र के रास्ते जाते वक्त वस्तुओं में किसी भी प्रकार के जोखिम का खतरा हो सकता है। उससे बचने के लिए वस्तुओं का बीमा करवाना भी समझदारी माना जाता है। बीमा मिल जाने के बाद हम कस्टम विभाग से अनुमति प्राप्त करेंगे। फिर हम जहाज के कप्तान की रसीद प्राप्त करेंगे, जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जहाज के कप्तान ने यह देख लिया है कि हमारी ये वस्तुएं उसके जहाज में जा चुकी हैं। इस रसीद को मेट्स रसीद भी कहा जाता है। फिर हम जहाज के भाड़े का भुगतान करेंगे और वापस आकर अब हम बीजक यानी इनवॉइस बनाएंगे। मेट्स रसीद प्राप्त करने के बाद हम जहाज के भाड़े का भुगतान करते हैं। इसके बाद जब हमारे उत्पाद हमारे देश से निकलकर अब दूसरे देश या आयातक तक पहुंचने के रास्ते में हैं, तो हमें प्रतीक्षा करनी है कि जब आयातक उन उत्पादों को प्राप्त कर लेगा तो वह वहां से हमें भुगतान करेगा। इसके लिए हम पहले तो एक बीजक यानी इनवॉइस बनाते हैं, जिसे हम बिल के नाम से भी जान सकते हैं। जब तक आयातक को वस्तुएं प्राप्त हो, हम उसे यहां से वो बीजक या इनवॉइस भेज देते हैं। इसके पश्चात आयातक अपने वहां पर औपचारिकताओं को पूरा करके हमें भुगतान कर देता है। इस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया का समापन हो जाता है। जहां एक तरफ यह प्रक्रिया निर्यातक के पास होती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी प्रक्रियाएं आयातक भी अपने वहां पर करते हैं। यदि हम आयातक की प्रक्रियाओं की बात करें तो इसे आप निर्यातक की प्रक्रियाओं में पड़े हुए बिंदुओं से तुलना करें तो आप काफी कुछ मिलता जुलता भी पाएंगे। जैसे कि आयातक की प्रक्रिया शुरू होती है पूछताछ करने से। इसके बाद जब निर्यातक अपने वस्तुओं की जानकारी उन्हें भेजते हैं तो आयातक आदेश प्रदान करते हैं। फिर निर्यातक के मांगने पर आयातक अपने बैंक से गारंटी पत्र प्राप्त करके उन्हें भेजते हैं। इसके पश्चात विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन हो जाने के बाद आयातक को वित्त की व्यवस्था करनी है। इतना करने के बाद बाकी चीजें निर्यातक को अपनी तरफ से करनी होती हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा। निर्यातक जब अपनी औपचारिकताएं पूरी करके वस्तुओं को वहां से प्रेषित कर देते हैं तो उन्हें भेजे जाने की सूचना यहां आयातक को प्राप्त होती है। फिर जब वस्तुएं आयातक के देश के बंदरगाह पर पहुंचती हैं तो आयातक को वहां के आयात प्रलेखों से वस्तुओं को छुड़ाना होता है। वस्तुओं को छुड़ाने के बाद जब माल का आगमन होता है तो आयातक को सीमा शुल्क का भुगतान करना है। सीमा शुल्क का भुगतान हो जाने के बाद जब वस्तुएं आयातक के पास पहुंच जाती हैं तो वह निर्यातक को उनके मूल्य का भुगतान कर देते हैं। इस प्रकार आयातक और निर्यातक दोनों अपने अपने छोर पर अपनी प्रक्रियाओं को और सभी चरणों को विस्तार पूर्वक पूरा करते हैं।